नमस्कार, मैं अर्चना भार्गव स्वागत करती हूँ पीटीएन के एक मुलाकात में। आज हमारे यहाँ उपस्थित है पटना के आकाशवाणी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश जमुआ जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। ओम प्रकाश जी, आज के समय में रेडियो से आम जनता का कितना लगाव है, लोग इसके कितने करीब हैं? देखिए, रेडियो की बात जहाँ तक आप कह रही हैं, इसका जो है इतिहास जो है बहुत ही शानदार रहा है। जब 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम पड़ा और आगे चल कर के आकाशवाणी नाम पड़ा, तो यही एक ऐसा माध्यम था जो आम श्रोताओं को सूचना और मनोरंजन का साधन रहा है। और जहाँ तक जनता की सेवा का सवाल है, तो ये पूरी तरह से आज भी सक्षम है रेडियो और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत जो है ये विकासशील देश है और यहाँ पर संसाधन जो है काफ़ी मेहनत के बाद जुटाने पड़ते हैं। तो सरकार का ध्यान जो है रेडियो की तरफ अभी भी है और आगे भी रहेगा। जैसा कि हालिया सालों में एक छत्र राज रहा है रेडियो का, तो क्या बीते सालों में रेडियो का प्रचलन ऐसा ही बना रहेगा? देखिए, 1991 में जो है उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, तो सरकार का इरादा हुआ कि जो कहीं भी मोनोपोली सिस्टम में आ गया है, तो सिस्टम में जब मोनोपोली आ जाता है तो उसमें जो गुणात्मक कमी होने लगती है, क्वालिटी प्रभावित होता है। तो उदारीकरण, जैसे उदारीकरण आया, पहले वैश्वीकरण आया, फिर सरकार ने उदारीकरण किया, जो अपने जो टैक्स जो बैरियर है उसको सरकार ने ढीला किया। तो अब रेडियो जो है, क्योंकि अब इतने चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स आए हैं और रेडियो अब प्रसार भारती में काम कर रहा है, आकाशवाणी काम कर रही है, दूरदर्शन भी काम कर रहा है प्रसार भारती में, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चैनल हैं। तो अब इतने प्राइवेट चैनल्स आए हैं तो कंपटीशन की भावना तो आई है, हम लोग में भी, आकाशवाणी में भी आई है और दूरदर्शन में भी आई है। ये इससे कंपटीशन होने से होता है कि एक अच्छा जो है सकारात्मक जो है दिशा में चलने का लिए हम मजबूर हैं, और प्रतियोगिता होने से विकास की गति भी आगे होगी। ओम प्रकाश जी, जहाँ तक अभी बिहार सरकार के तरफ से लोगों को, महादलितों को रेडियो के वितरण का एक ऐलान किया गया और लोगों को रेडियो दी भी जा रही है, तो क्या इसमें सरकार भी चाहती है कि रेडियो का पहुंच अभी भी उतना ही बरकरार रहे जितना शुरू में था? देखिए, जहाँ तक महादलितों को रेडियो सेट देने की बात है, तो रेडियो जो है बहुत ही माने सुगम और सस्ता साधन है। इसको खरीदने में आम जनता, चाहे हमारे जो माने दलित भाई हैं, चाहे महादलित भाई हैं, तो उन लोगों को परेशानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे राज्य में जो बिजली की एक समस्या है, हम लोग जैसे शहर में रहते हैं तो समझते हैं कि बिजली पर्याप्त है, लेकिन आप जब शहर छोड़ दीजिए तो बिजली बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। कोई छोटे शहर भी हैं तो वहाँ पर बिजली जो है 10 घंटे कहीं मिल रही है, कहीं से 8 घंटे मिल रही है, कहीं 12 घंटे मिल रही है। और आज के समय में बिजली जो है बहुत ही माने सशक्त माध्यम हो गया है। कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए बिजली की ज़रूरत है। अब जहाँ तक रेडियो का सवाल है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने में आज भी सबल है। तो इसलिए सरकार का जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है। और जहाँ तक महादलित भाई हैं, हमारे जो अपने वो भाई हैं, तो इससे होगा कि उनमें जागरूकता आएगी कि सरकार क्या काम कर रही है। वो तरह तरह के न्यूज़ जो है, समाचार रेडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और मनोरंजन भी हम लोग देते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। जहाँ तक सरकार अपने बात को आम जनता तक पहुँचाने का एक साधन बनाया, इसके लिए सरकार शायद इस चीज़ को आगे ला रही है। तो इसके आगे जानने के लिए पल भर में लौटते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद।
बाहर की ताकत से मत तौलो, अंदरूनी ताकत होती है असली ताकत। शिवम टीएमटी रीबार, टीएमटी का असली बिग बॉस। इंटरनेशनल स्कूल 12 वर्षों से लगातार 100% सीबीएसई रिजल्ट देने वाला पटना का एकमात्र स्कूल। यहाँ मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, योगा, हॉबी क्लब, साइंस प्रोजेक्ट्स आदि की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा अमेरिकन एनआरआई के सहयोग से खोला गया ईशान गर्ल्स स्कूल बेली रोड, जहाँ मॉडर्न टीचिंग फैसिलिटी के साथ कुकरी, फैशन, आर्ट आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। +2 तक मान्यता प्राप्त एकमात्र स्कूल जहाँ सभी छात्र छात्राओं को 100% फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट की गारंटी है। सफलता की पहचान ईशान, शर्तें लागू। मगध हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सेवा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ विगत 1 दशक से मेडिकल सेवा में तत्पर। मगध हॉस्पिटल चिकित्सा जगत में राज्य में कई नए आयाम स्थापित करता हुआ। कार्डियोलॉजी में अत्याधुनिक कैथोलैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्वोटोमी और ईपी स्टडी की सुविधा। ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट एवं बिहार में पहली बार बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पर। नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस की अलग यूनिट। डायलिसिस में गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट। राज्य की सर्वोत्तम आईसीयू और न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, चेस्ट डिजीज के गंभीर मरीजों का विशेषज्ञों की टीम द्वारा इलाज। ऑर्थोपेडिक्स में हिप और नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोस्कोपी, वैस्कुलर सर्जरी सहित पॉली ट्रॉमा के लिए एकमात्र हॉस्पिटल मगध हॉस्पिटल। बच्चों का टीकाकरण एवं रोजाना ओपीडी सुविधाओं द्वारा आपके जीवन की संजीवनी। मगध हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मगध हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड नंबर 2B, पटना। फोन नंबर 26911515 और 26911500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज भी उतने ही चाव से विविध भारती के गाने सुने जाते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पे क्या राय है। देखिए, विविध भारती के जो कार्यक्रम तैयार होते हैं, तो हमारे यहाँ जो कमेटी है, चाहे बोर्ड है, तो जो भी निर्णय लेता है तो हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं आम जनता के बीच कि वो परिवार के सभी सदस्य बैठकर सुने। यही हमारा उद्देश्य रहता है। और ख़ासकर जो है, हम जो ठीक है, उदारीकरण की नीति अपनाई गई, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, बाजारवाद आया है, लेकिन हम लोग जो है भावनात्मक दृष्टि से अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, विज्ञापन का प्रेशर हम लोग पर है, क्योंकि ऊपर से आला अफसर जो है का दबाव है कि जो है मैंने विज्ञापन की कमाई जो है हर केंद्र करे, तो हम लोग वो भी करते हैं, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा जुड़ने के प्रयास करते हैं और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यही हमारा प्रयास रहता है। पटना केंद्र से प्रसारित होने वाला चौपाल कार्यक्रम आज भी उतने ही क्रेज के साथ सुना जाता है। क्या ये क्रेज बरकरार रहेगा? हाँ, क्यों नहीं। 26 जनवरी 1948 को आकाशवाणी पटना केंद्र का गठन हुआ था। उस समय जो है सरदार पटेल इसका उद्घाटन किए थे। और एक ज़माने में जब चीन ने जब आक्रमण कर दिया था हमारे देश में, 1962 में आक्रमण कर दिया था,
तो उस समय चौपाल का कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। लोहा सिंह का नाटक भी काफ़ी मैंने पॉपुलर हुआ, और यहाँ तक कि जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जब आगे जा कर के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने मांग की थी कि जो लोहा सिंह नाटक हमें सुनवाया जाए। तो चौपाल कार्यक्रम में आज भी उसको खासकर गांव में सुना जाता है, क्योंकि शाम का समय में इतना जो 6:30 से 7:30 जो है उस समय किसान भाई जो है जो गांव में रहते हैं वे काफ़ी रिलैक्स होके मन भाव से उस कार्यक्रम को सुनते हैं। और उसके बाद ये स्वाभाविक है, ये कार्यक्रम अभी मैंने लोकप्रिय है तो आगे भी रहेगा ही। जब अभी लोकप्रिय है तो आगे रहना तो स्वाभाविक है। रेडियो रोजगार का प्रमुख साधन है, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रोजगार की बात जहाँ तक है तो अगर इसको साधन अगर माना जाए तो ये परेशानी हमारी बढ़ेगी। रेडियो साधन नहीं है, रेडियो एक लक्ष्य है, ये इसको मानना पड़ेगा। और जहाँ तक रोज़गार की बात है तो ठीक है, रोज़गार की व्यवस्था होती रहती है, बीच बीच में प्रतियोगी कमीशन है, यूपीएससी है और भी कमीशन है, तो एग्ज़ाम वगैरह होता रहता है। और जहाँ तक प्रसार भारती के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन, तो प्रसार भारती का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो अभी जो है इस पर काम तेज़ी से कर रहा है, और जो आएगा तो सामने दिखाई पड़ेगा। चलते चलते ओम प्रकाश जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बहुत से बच्चों जो गांव में रह रहे हैं या फिर ऐसे जगह में रह रहे हैं जहां टीवी के साधन नहीं है, तो वहां के बच्चे उद्वेलित होकर रेडियो में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो किस माध्यम से आएंगे? देखिए, रेडियो में जो है हमारा रेडियो का दरबार जो है हमेशा खुला हुआ है। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आए, क्योंकि युवा कहा गया कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो इसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि नई पीढ़ी जो है गांव में है, क्योंकि जब रेडियो में आना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्यक्रम को सुने, और जब कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुने तब हमसे बात करें, पत्र लिखें, और पत्र का भी अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप हमसे आकर के जो है आकाशवाणी में संपर्क करें। हम सहयोग देने के लिए ही बैठे हुए हैं, इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। सरकार इसी के लिए हम लोग को सेवा दे रही है, तनख्वाह दे रही है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। नमस्कार। नमस्कार, सबको प्रणाम।